जंगल के बीच वो अजीब होटल। 3 महीने पहले हुई एक दर्दनाक घटना ने कबीर की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद एक शाम वो अपनी सबसे खास दोस्त सिया को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन उस दिन रास्ते में जो हुआ उसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक पल में एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सिया हमेशा के लिए कबीर से दूर हो गई। उस दिन के बाद कबीर सिर्फ जी रहा था, जिंदा नहीं था। वो हमेशा अपने गले में सिया का दिया हुआ एक छोटा सा पेंडेंट पहनता था और अक्सर अकेले बैठकर उससे बात करता था, जैसे वो आज भी उसके आसपास हो। 3 महीने बाद कबीर के दोस्त आदित्य, श्रेया और नंदिनी उसे इस दर्द से बाहर निकालने के लिए एक ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। जगह थी शहर से दूर घने जंगलों के बीच। शाम का वक्त था। चारों एक कार में बैठे हंसते बातें करते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया और हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। आदित्य ने गाड़ी धीमे करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। बाकी सब भी मान गए। उन्होंने ट्रिप कैंसिल करने का फैसला किया और वापस लौटने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंगल के बीच अचानक गाड़ी बंद हो गई। काफी कोशिश के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूरी में पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। बाहर से वो वीरान और टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी, जैसे कोई वहां उनका इंतजार कर रहा हो। चारों अंदर गए। रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसकी नजरें सीधी कबीर पर टिकी थीं। उसने बिना कुछ पूछे कहा, 2 कमरे खाली हैं। चारों को आमने सामने के 2 कमरे मिल गए। लड़कियां एक कमरे में और लड़के दूसरे कमरे में चले गए। रात गहराती जा रही थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन उस होटल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे खड़ा उसे देख रहा हो, एक धुंधली परछाई जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी जाग रहा था। वो अपने पेंडेंट को पकड़े बैठा था और धीरे से बोला, सिया, अगर तुम कहीं हो तो एक बार आ जाओ। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो धीरे से पलटा और उसके सामने सिया खड़ी थी। कबीर के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। तुम आ गई, उसने धीमे से कहा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैं हमेशा यहीं थी, उसने कहा। तभी अचानक एक तेज चीख पूरे होटल में गूंज उठी। आदित्य और कबीर दौड़ते हुए लड़कियों के कमरे की तरफ गए। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए। श्रेया एक कोने में बैठी कांप रही थी और नंदिनी, उसका बिस्तर हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए हो। अचानक बिस्तर जोर से नीचे गिरा और नंदिनी बेहोश हो गई। अब चारों समझ चुके थे, कुछ बहुत गलत है। वो नीचे रिसेप्शन पर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा होटल खाली था। तभी कबीर की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उसमें वही होटल था, लेकिन नीचे लिखा था, ये होटल कई साल पहले एक आग में जल चुका है। सन्नाटा, डर और सवाल। तभी कबीर के पीछे फिर से सिया की आवाज आई, तुम लोग यहां फंस चुके हो। बाकी तीनों कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कबीर सब समझ चुका था। ये जगह जिंदा लोगों को जाने नहीं देती, सिया बोली। अचानक सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा फैलने लगा और उस अंधेरे में कई परछाइयां दिखाई देने लगीं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती हुई। कबीर ने अपने पेंडेंट को कसकर पकड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इस बार शायद सिया उसे बचाने नहीं बल्कि अपने साथ ले जाने आई है। होटल के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। वो जगह जो कुछ देर पहले एक सामान्य होटल लग रही थी, अब एक अजीब अंधेरे में डूबी हुई थी। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था और हवा में एक ठंडी सिहरन फैल चुकी थी। कबीर वहीं खड़ा था। उसकी नज़रें सामने खड़ी सिया पर टिकी थीं। बाकी तीनों, आदित्य, श्रेया और नंदिनी, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें सिर्फ कबीर का डर दिखाई दे रहा था। कबीर, तुम किससे बात कर रहे हो? आदित्य ने डरते हुए पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, सिया। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक होटल के ऊपर वाले फ्लोर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, वो क्या है? कबीर की आंखें अब भी सिया पर थीं। सिया ने धीमे स्वर में कहा, ये वही हैं जो कभी यहां से जा नहीं पाए। कदमों की आवाज तेज होती गई और कुछ ही पल में सीढ़ियों के अंधेरे से कई साए बाहर आने लगे।
उनके चेहरे साफ नहीं थे, बस काली परछाइयाँ जो धीरे धीरे चारों को घेरने लगीं। श्रेया रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा, प्लीज़ कुछ करो। कबीर ने सिया से कहा, तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो ना? कुछ पल के लिए सिया चुप रही, फिर बोली, एक रास्ता है। क्या? कबीर ने जल्दी से पूछा। तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज़ाद? कबीर की आवाज़ कांप गई। हाँ, सिया बोली, जब तक तुम मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दोगे, मैं यहाँ बंधी रहूंगी, और तुम भी। कबीर के हाथ अपने पेंडेंट पर चले गए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। सिया की आंखों में अब दर्द साफ दिख रहा था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उसने धीरे से कहा, तो ये जगह तुम सबको हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी। अचानक एक साया तेजी से आगे बढ़ा और आदित्य को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। अब डर हकीकत बन चुका था। कबीर के सामने दो रास्ते थे, या तो वो सिया को हमेशा के लिए जाने दे, या अपने दोस्तों के साथ यहीं फंस जाए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे उसने अपने गले से पेंडेंट उतारा। सिया उसे देख रही थी। क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? उसने पूछा। कबीर ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसने पेंडेंट जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पेंडेंट जमीन से टकराया, पूरा होटल जोर से हिलने लगा। तेज हवा चलने लगी और वो सारे साई चीखने लगे। सिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका चेहरा अब शांत था। तुमने सही किया, उसने मुस्कुराकर कहा, और धीरे धीरे वो धुंध में गायब हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल के किनारे पड़े हुए मिले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य, श्रेया और नंदिनी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन कबीर सब जानता था। उसने अपने गले को छुआ, पेंडेंट गायब था, और दूर जंगल के अंदर उसे एक पल के लिए सिया दिखाई दी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। चारों दोस्त कबीर, आदित्य, श्रेया और नंदिनी जंगल के किनारे पड़े हुए धीरे धीरे होश में आए। सब कुछ शांत था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। हम यहां कैसे आए? नंदिनी ने सिर पकड़ते हुए पूछा। आदित्य ने इधर उधर देखा। मुझे कुछ याद नहीं। श्रेया ने भी वही कहा। लेकिन कबीर चुप था। उसे सब याद था, होटल, वो साए और सिया। कबीर ने धीरे से अपने गले को छुआ। पेंडेंट सच में गायब था। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया हो, या शायद किसी को आजाद कर दिया हो। चारों किसी तरह सड़क तक पहुंचे। कुछ देर बाद उन्हें गाड़ी मिल गई और वो शहर वापस लौट गए। सब कुछ खत्म, या नहीं? कुछ दिन बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आदित्य, श्रेया और नंदिनी उस रात को पूरी तरह भूल चुके थे। उनके लिए वो बस एक अधूरी ट्रिप थी। लेकिन कबीर, वो हर रात एक अजीब सा सपना देखता। एक लंबा कॉरिडोर, वही होटल, और अंत में खड़ी सिया जो उसे देख रही होती। एक रात कबीर अचानक नींद से जागा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और सामने देखा। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो रोशनी में आई, कबीर की सांस रुक गई। वो सिया नहीं थी, वो वही औरत थी जिसे उन्होंने उस होटल में देखा था। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। कबीर पीछे हट गया। तुम यहां कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। औरत धीरे से हंसी। तुमने सोचा सब खत्म हो गया? कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा फिर से ठंडी हो गई। तुमने उसे आजाद किया, उस औरत ने कहा, लेकिन उसकी जगह कोई तो लेगा। कबीर के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या मतलब? औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम सब उस रात बच गए, लेकिन ये जगह कभी खाली नहीं रहती। कबीर अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने सिया को आजाद तो कर दिया, लेकिन उस होटल का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था, और अब वो श्राप उसके साथ आ चुका था। अचानक कबीर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो धीरे से पलटा और इस बार उसके पीछे खड़ा था खुद कबीर, उसका ही दूसरा रूप, जिसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खाली। कबीर चीख पड़ा। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने बताया, कबीर का दरवाजा अंदर से बंद था।
जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। न कबीर, न कोई निशान, बस दीवार पर एक चीज़ लिखी थी, कमरा नंबर 7 अब फिर से भर गया है। और शहर से दूर, जंगल के बीच, वही पुराना होटल अब फिर से खड़ा था। उसकी एक खिड़की में एक परछाई दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।